हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930 कंप्लीट कर लिया है। इन सारे एक्ट्स के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियोस देखिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करें बिफोर द एग्जामिनेशन। तो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो जल्दी से जाके वीडियो देखिए और उसको एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए और अगली बार से फास्ट स्पीड में करके, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। और उसको देखिए मल्टीपल टाइम, ताकि आपका रिवाइज हो सके, आप चीज़ें रिटेन कर सको अपने माइंड में। ठीक है, अब हम रन कर रहे हैं द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है, आज ये 4th लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 20 से। तो ये क्या हमें बता रहा है, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है सेक्शन नंबर 20। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 20 जो है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन 2018 में सब्सटीट्यूट हो गया था। ठीक है, यहाँ पहले दूसरी चीज़ रखी थी, अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस आ गया है। अब हम देख लेते हैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस होता क्या है, क्योंकि हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा है कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लेंगे तो हम स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम डिटेल में देखेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो without prejudice to the generality of the provision contained in Indian Contract Act 1872 and except otherwise agreed by the parties, ठीक है, where a contract is broken due to non-performance of the profit promise by any party, the party who suffers by such breach shall have option of substituted performance through a third party or by his own agency and recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach। अब क्या बोल रहा है, जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसको ब्रोक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि एक पार्टी है जिसने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया है और उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रोक हो जाता है। ठीक है, तो द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, अब एक पर्सन ने जो है कॉन्ट्रैक्ट में उसने ब्रीच किया, अब उसके ब्रीच के कारण जो अदर पार्टी है ना उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो सफ़र कर रहा है उस ब्रीच से। ठीक है, तो उसके पास क्या है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट ने, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट ने एक ऑप्शन दिया है कि वो सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस करा सकता है थर्ड पार्टी से। यानी कि उसके पास राइट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी से अपना परफॉर्म करवा ले, या तो अपनी खुद की एजेंसी से करवा ले, और जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं ना या अदर कॉस्ट लगा है वो सारी चीज़ें रिकवर करा ले उस पार्टी से जिसने ब्रीच किया था कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये है हमारा सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो है सेकेंड सब क्लॉज क्या बोल रहा है इसका, ये बोल रहा है नो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice in writing of not less than 30 days to the party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal and failure to do so he may get the same performed by the third party or his own agency। यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा सबसेक्शन 1 के अंदर जब तक पार्टी जो सफ़र कर रहा है ना लॉस, उसने 30 दिन का नोटिस नहीं सर्व किया है उस पार्टी को जिसने ब्रीच किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कराना है थर्ड पार्टी से या खुद के ओन एजेंसी से तो आप करा सकते हो, लेकिन इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको 30 दिन की नोटिस देनी होगी उस पार्टी को जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये उसको नोटिस होनी चाहिए, और उस नोटिस के मिलने के बाद भी अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया ना परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकते हो खुद के थर्ड पार्टी से या खुद के एजेंसी से। ठीक है, अब इसके साथ एक प्रोवाइजो भी है, ये बोल रहा है कि द पार्टी हु सफर सच ब्रीच शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस कॉस्ट अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ही हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी और हिज ओन एजेंसी। यानी कि यहाँ जो सब क्लॉज 1 में आपको दिया गया है ना
कि आप एक्सपेंसेस या कॉस्ट रिकवर कर सकते हो उस पार्टी से जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कराया है या अपनी ओन एजेंसी से कराया है। अगर आप करा ही नहीं रहे हो, आपने छोड़ दिया, आपने बोला कि नहीं ठीक है मुझे नहीं कराना कॉन्ट्रैक्ट लगा, लेकिन आपने ब्रीच किया इसलिए आपको एक्सपेंसेस और कॉस्ट तो देने पड़ेंगे, तो सॉरी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के एक्सपेंसेस अगर और कॉस्ट अगर रिकवर करना है, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी या अपने ओन एजेंसी से उसको परफॉर्म कराना है, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करानी है, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी or his agency after giving notice under subsection 1, he shall not be entitled to claim relief to specific performance against the party in breach। ठीक है, तो जहाँ पार्टी जो है जो सफ़र कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसने वो क्या किया, हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी, उसने थर्ड पार्टी से परफॉर्म करा लिया या खुद की ओन एजेंसी से करा लिया नोटिस देने के बाद, जो नोटिस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वो क्या होगा, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। अब आपने थर्ड पार्टी से ऑलरेडी करा लिया है परफॉर्म, ठीक है, तो फिर आप जिस पार्टी ने ब्रीच किया उससे फिर से आप स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस का डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से कराया, आपने एक्सपेंसेस कॉस्ट लिए, तो अब जो है जिस पार्टी ने ब्रीच किया है ना, अब उससे परफॉर्म नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट क्लॉज है इसका सेक्शन का, ये क्या बता रहा है, Nothing in this section shall prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation from the party in breach। यानी कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है जो प्रिवेंट कर रहा है किसी पार्टी को जो उस ब्रीच के कारण जिसको सफ़र हुआ है ना, जिसको नुकसान हुआ है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण, तो वो कंपनसेशन ले सकता है उसके लिए। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म करा रहे हो तो आप कंपनसेशन नहीं लोगे ब्रीच का, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा, बस एक्सपेंसेस और कॉस्ट के बारे में था, लेकिन कंपनसेशन के बारे में नहीं रोका गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है सेक्शन नंबर 20A। अब ये 2018 में ऐड हुआ है, यानी कि ये जो सेक्शन है ना 20A, ये 2018 में ऐड किया गया है, इससे पहले ये सेक्शन नहीं था। तो ये क्या बात कर रहा है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे स्पेशल ध्यान दिया गया है 2018 अमेंडमेंट में। क्योंकि क्या होता था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ना, जहाँ बहुत ज़्यादा मनी लगाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं और वो प्रोजेक्ट बनती है, किसी ने स्पेसिफिकली परफॉर्म करा लिया और वो प्रोजेक्ट जो है उसके कारण सफ़र कर जाता था और सारे पैसे जो है वो भी वेस्ट हो जाते थे, ठीक है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे स्पेशल ध्यान दिया है और उसके बारे में बताया गया है कि आपको आसानी से इंजंक्शन भी नहीं मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट इन अ सूट अंडर एक्ट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट specified in the schedule where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। यानी कि क्या बोल रहा है, कोई इंजंक्शन नहीं दी जाएगी कोर्ट के द्वारा किसी सूट में, किसी एक्ट के अंदर, जिसमें क्या कैसा सूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सूट है ना, तो उसमें इंजंक्शन नहीं दी जाएगी। सिंपली अगर आपको यही देखना है तो सिंपली समझना है तो यही समझिए कि इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और वो क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो है डिले नहीं करवा सकते हो कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसको रोकने के लिए जो है ये सब क्लॉज डाला गया है, ठीक है। अब इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन नंबर 20B and clause HA of section 41, the expression infrastructure project means the category of project and infrastructure subsect is specified in the schedule, ठीक है। तो this is not important for your examination। तो चलिए आगे चलते हैं। सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, the central government may depending upon requirement for development of infrastructure projects and if it considered necessary or expedient to do so by notification in the official gazette amend the schedule relating to any category of project or infrastructure subsectors। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करेगा, वो मे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा और वो कंसीडर करेगा, अगर उसको ज़रूरी लगता है ना
तो फिर वो मेंशन करेगा शेड्यूल में कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये जो है सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो भी मेंशन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है। फिर सबसेक्शन 3 बोल रहा है जितनी भी नोटिफिकेशन है ना जो इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फिर दोनों हाउस के सामने रखा जाएगा और 30 डेज के अंदर उसको अप्रूव करना है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इंजंक्शन नहीं ले सकते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ताकि उसमें डिले ना हो उसके प्रोग्रेस में, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकती है कि किस प्रोजेक्ट में जो है ये एप्लीकेबल होगा। ये था हमारा 20A। अब 20B है, ये भी 2018 अमेंडमेंट से ही हमारा आया है, ठीक है, 2018 अमेंडमेंट से आया है, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बता रहा है। ये क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। किसको करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगी और डेजिग्नेट कर देगी, ठीक है, डेजिग्नेट कर देगी एक या एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को एज ए स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया टू एक्सरसाइज अ जुडिस्डिक्शन एंड ट्राई अ सूट अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यानी कि स्पेशल कोर्ट क्या बता रहा है, स्पेशल कोर्ट बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो कंसल्ट करेगी। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगी, वो कंसल्ट करेगी, जस्ट अ मिनट बहुत ही गंदा हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, एंड देन ये लोग क्या करेंगे मिलके, ये लोग एक या एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को वो जो है स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं, स्पेशल कोर्ट की पावर दे देंगे उसको, स्पेशल कोर्ट बना देंगे। किसको बनाएंगे, सिविल कोर्ट को, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात ही बताई जा रही थी यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट जो सबसेक्शन है वो है 20C। ये क्या बता रहा है, ये एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट, यानी कि जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, सूट करने के लिए क्या करेंगे। तो ये भी 2018 अमेंडमेंट से है, इसलिए डाला गया था क्योंकि डिले हो रही थी, ठीक है, तो उसको जल्दी करने के लिए ये प्रोविज़न डाली थी। देख लेते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CPC, a suit filed under the provision of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of service of summons to the defendant। अब टाइम लिमिट दे दिया है, कितने टाइम तक करना है, 12 महीने के अंदर, यानी कि जो भी सूट्स फाइल होंगे ना उसको कोशिश किया जाएगा कि 12 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, किस दिन से, जिस दिन सम्मन दिया गया था डिफेंडेंट को, ठीक है, ये डेट है, कट ऑफ डेट। अब प्रोवाइजो बोल रहा है इसके साथ कि जो ये पीरियड है ना वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक ही, और 6 महीने तक ही, यानी कि टोटल पीरियड्स क्या हुआ आपके पास, 12 मंथ्स तो है ही ओरिजिनल, प्लस 6 मंथ आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, बस ये टोटल पीरियड है, ठीक है। ये 20C बता रहा है। अब जो है ये तीनों 20A, 20B, 20C, ये तीनों जो है ना ये ऐड किए गए हैं 2018 के अमेंडमेंट में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है सेक्शन नंबर 21। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। अब सर्टेन केसेस में कंपनसेशन देने का भी पावर है। तो इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, किसी कोई सूट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, ठीक है, तो प्लेंटिफ जो है ना वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एडिशन में, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो क्लेम कर ही रही है, उसके एडिशन में कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है, ये राइट है पार्टीज की, ठीक है, तो कर सकती है। अब जो है यहाँ पे इन एडिशन वर्ड जो है ना, तो यहाँ पहले क्या था, यहाँ पहले था इधर इन एडिशन और सब्सटीट्यूशन, यानी कि पहले था सब्सटीट्यूशन में भी, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस छोड़ देगी और डायरेक्ट कंपनसेशन मांगेगी। तो यहाँ ये जो वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला हटा दिया गया, नाउ ये जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मांगेगी प्लस कंपनसेशन मांगेगी, सब्सटीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है अभी, ठीक है। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought not to be granted
but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant and that the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him such compensation accordingly. ठीक है, अब कोई सूट है, उस सूट में कोर्ट डिसाइड करती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना नहीं ग्रांट करना है हमें इस केस में। क्या करना है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करना है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है ना पार्टी के बीच में वो ब्रोक तो ज़रूर हुई है, और किसने ब्रोक किया है? डिफेंडेंट ने किया है। तो प्लेंटिफ को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए उस ब्रीच के लिए, तो फिर उसको कंपनसेशन दे देगी, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं किया है बट कंपनसेशन अलाउ कर सकती है। ठीक है, ये है सब क्लॉज 221 का। अब जो है थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation for breach of contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly। यानी कि जहाँ कोर्ट डिसाइड करती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो ग्रांट करना है, ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है जस्टिस करने के लिए प्लेंटिफ के साथ कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दे तो उसको इक्विटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उसको एडिशन में कंपनसेशन भी देना ज़रूरी है। तो वो क्या करेगी? वो जो है उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन भी अलाउ कर देगी प्लेंटिफ को। यानी कि इसमें देखिए फर्स्ट केस में जो था इसमें डिमांड कर रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कंपनसेशन, सेकेंड में बोल रहा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन कंपनसेशन जो है अलाउ कर सकते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन अलाउ कर रहे हैं, यानी कि दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अब सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है? इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि जो अमाउंट है ना कंपनसेशन का जो अवॉर्ड किया गया, तो वो डिटरमाइन करने के टाइम में जो कोर्ट है वो 73 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसके प्रिंसिपल से गाइडेड होगी। ठीक है, तो वह कैसे गाइडेड होगी? 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल से गाइडेड होगी जब कंपनसेशन दिया जाएगा तब। अब इसका जो लास्ट सबसेक्शन है ये बोल रहा है नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस प्लेंटिफ हैज क्लेम द कंपनसेशन इन द प्लेंट। यानी कि अगर आपको चाहिए कंपनसेशन तो आपको प्लेंट में वो डिमांड करनी होगी, अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। और प्लेंट जो है ना वो कभी भी अमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी केस के जब भी केस चलता रहेगा उसके टाइम ड्यूरेशन में कभी भी जजमेंट आने से पहले हम प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है ये क्या बोल रहा है? द सर्कमस्टांसेस दैट द contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this act। यानी कि जो circumstances होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का वो इनकेपेबल हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है उसको प्रिक्लूड कर देगी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए इस सेक्शन के अंदर। अगर वो इनकेपेबल हो गया तो भी वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसको प्रिक्लूड नहीं किया जाएगा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए। ये था हमारा सेक्शन 21। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ये हमें बता रहा है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड और अर्नेस्ट मनी। तो किस चीज़ के लिए ग्रांट कर रहे हैं रिलीफ? पोजेशन के लिए, पार्टीशन के लिए, रिफंड के लिए, और किस चीज़ का रिफंड? अर्नेस्ट मनी का रिफंड। ठीक है, तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग contrary contained in CPC, any person suing for specific performance of contract for the transfer of immovable property may in appropriate case ask for। यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन है वो सू कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वो किस लिए कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू? ताकि ट्रांसफ़र कर सके इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो क्या यूज़ करेगा? वो अप्रोप्रिएट केस में यूज़ क्या आस्क कर सकता है कि पोजीशन दे दो या पार्टीशन करवा दो या सेपरेट पोजीशन दे दो उस प्रॉपर्टी का परफॉर्मेंस के साथ साथ। ठीक है, तो सिंपली यही बोल रहा है कि पर्सन जो सू कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में वो ट्रांसफ़र कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट केस में, तो वो मांग सकता है कि जो मुझे पोजीशन दे दो या पार्टीशन दे दो या सेपरेट पोजीशन दे दो परफॉर्मेंस के एडिशन में।
ठीक है। दूसरा बोल रहा है अगर कोई अदर रिलीफ है जिसके लिए वो एंटाइटल है ना वो पर्सन डिफेंडेंट, ठीक है, तो वो भी दे दिया जाएगा और उसमें इंक्लूड क्या करा जाएगा, वैसे रिफंड अर्नेस्ट मनी का वो भी दे दिया जाएगा उसको। और कोई भी डिपॉजिट अगर उसने पे किया है, ठीक है, तो वो भी उसको दे दिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है रिफ्यूज़ हो जाता है तो उस केस में उसको वापस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब जो है सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है ये बता रहा है, नो रिलीफ अंडर सब क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शेल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट अनलेस इट इज स्पेसिफिकली क्लेम। यानी कि कोई रिलीफ आपको मिलेगा ही नहीं जब तक आपने स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया है। तो सिंपली यही था बस इसमें। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो है जो हमें बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ has not claimed any such relief in the plaint, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the plaint or such term as may be just for including a claim for such relief। यानी कि क्या बोल, वेयर द प्लेंटिफ, जहाँ प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं किया ऐसा रिलीफ अपने प्लेंट में, तो कोर्ट जो है ना किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में उसको बोलेगी कि तुम अमेंड कर लो अपना प्लेंट और उसमें डाल दो ऐसी चीज़, क्योंकि जब तक तुम नहीं डालोगे तब तक हम तुमको ये रिलीफ दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे सकता है कोर्ट। अब जो है सबसेक्शन 3 बोल रहा है, द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू इट्स पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन अंडर 21। अब कोई कोर्ट जो है ना वो 21 में कंपनसेशन देती है, ठीक है। तो कंपनसेशन अगर 21 में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस सेक्शन के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर मिलेगा ही नहीं कुछ, उसके एडिशन में ये मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 22, यहाँ ख़त्म होता है। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है कि इन केस ऑफ ब्रीच आप इतने पैसे लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने बार किया है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स मे बी सो इन्फोर्स दो अ सम बी नेम्ड इन इट एज अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच एंड द पार्टी इन डिफॉल्ट इज विलिंग टू पे द सेम if the court having regard to the the term of the contract and under attending circumstances is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अदरवाइज क्या होगा, प्रॉपर होगा, ठीक है, और स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स कर सकते हैं और जो सम जो होगा ना उसमें नेम होगा जितना भी अमाउंट के लिए। अगर ब्रीच यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप समझे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों पार्टी के बीच में हुई है और वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है कि इन केस ऑफ ब्रीच अदर पार्टी जो डिफ़ॉल्ट में है वो पार्टी इतना पेमेंट करेगी, ठीक है। मान लीजिए एक्स अमाउंट है, इन केस ऑफ ब्रीच जो है एक्स अमाउंट पे करेगी, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, लिक्विडेट कर दिया गया है। तो इन केस ऑफ ब्रीच जो है आप ऐसे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस का जो है ना रिफ्यूज़ल नहीं कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से ये पता चल रहा है ना कि ये जो लिक्विडेशन जो अमाउंट लिखा गया था ना कॉन्ट्रैक्ट में, ये इसलिए बस रखा गया था कि सामने पार्टी के मन में डर रहे और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करे, बस इस पर्पज़ के लिए अगर ये टर्म्स डाले गए ना लिक्विडेशन ऑफ डैमेज, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि, तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकते हो। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकते हो, ठीक है। और सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, व्हेन इन्फोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब इन्फोर्स कराएंगे ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस सेक्शन के अंदर, तो कोर्ट जो है ना वो कोई पेमेंट की डिक्री नहीं देगी जो कि मेंशन किया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर आप जो है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज क्यों लोगे, वो आपने डर बनाने के लिए लगाया था वो। लेकिन अगर आपको इसका रिफ्यूज़ल हो सकता है तो फिर आप लिक्विडेशन ऑफ डैमेज लोगे, लेकिन जब आपको यही अलाउ हो रहा है तो फिर लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आप दोनों चीज़ें नहीं ले सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है सेक्शन नंबर 24,
ये क्या बता रहा है, बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि सूट जो है डिसमिस हो गया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड सूट था और वो क्या है, डिसमिस हो गया है, या उसका कोई पार्ट डिसमिस हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो शेल बार द प्लेंटिव्स राइट टू सू फॉर कंपनसेशन, या तो वो क्या करेगा, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिसमिस हो गया ना सूट, तो फिर वो रोक देगा, बार लगा देगा आप पे कि आप जो है ना वो क्या नहीं कर सकते हो, सू नहीं कर सकते हो कंपनसेशन के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण। यानी कि अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ हो गया तो आपका कंपनसेशन भी ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाएगा, आप फिर उसके लिए बार नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप सूट नहीं फाइल कर सकते हो। और एज द केस में, बट शेल नॉट बार हिज राइट टू सू, ठीक है, लेकिन उसका राइट टू सू बार नहीं होगा किसी अदर रिलीफ से रिलेटेड जो उसको इंटाइटल है। यानी कि जो इसका राइट टू सू जो बार होना ना कंपनसेशन से रिलेटेड, वो सेम राइट के लिए होना चाहिए। अगर उसके पास कोई और भी राइट है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है तो उसके रिलेटेड उसको मिलेगा, लेकिन जो जिसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिसमिसल हुई है उसके केस में जो है कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। ये सिंपल था हमारा सेक्शन नंबर 24। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और उससे पहले हम देखेंगे कि ये एक सब हेडिंग के अंदर दिया गया है कि तो ये क्या बोल रहा है, तो ये बता रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड एंड डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, यानी कि अवार्ड का इन्फोर्समेंट करा रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि सेटलमेंट जो है एग्जीक्यूट हो सके। तो क्या बोल रहा है, application of preceding section to certain award and testamentary direction to execute settlement, यानी कि जो ऊपर दिया गया ना उस सेक्शन का अप्लीकेशन होगा किस पे, सर्टन अवार्ड्स पे या टेस्टामेंट्री डायरेक्शन पे, ठीक है, सर्टन अवार्ड या टेस्टामेंट्री डायरेक्शन पे ताकि एग्जीक्यूट कर सके सेटलमेंट पे। जो इस सेक्शन का प्रोविज़न है ना इस चैप्टर का, वो अप्लाई होगा किस पे, अप्लाई होगा वैसे अवार्ड पे जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के अंदर दिया जाता है ना, वो सारी चीज़ों वो सारे इस पे भी अप्लाई होंगी, ठीक है। यानी कि जो अवार्ड है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के, उस पे जो है इस चैप्टर के प्रोविजंस जो है अप्लाई होंगे। और डज नॉट अप्लाई एंड टू डायरेक्ट इन अ विल और कोडिसिल टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर सेटलमेंट, लेकिन वो किस पे अप्लाई नहीं होंगी, ये अप्लाई नहीं होंगी डायरेक्शन इन अ बिल और कोडिसिल पे ताकि एग्जीक्यूट करा सके पर्टिकुलर सेटलमेंट, तो इस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। क्या था सेक्शन 25, एप्लीकेशन ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शन टू सर्टेन अवार्ड और टेस्टामेंट्री डायरेक्शन, यानी कि ऊपर के जितने सेक्शन है उसकी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, सर्टेन अवार्ड और टेस्टामेंट्री डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो वो अवार्ड जो है अप्लाई होगा जिसमें यानी कि इस एक्ट के प्रोविजंस जो अप्लाई हो जाएंगे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के अवार्ड पे भी, लेकिन किस पे अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्शन जो दिया गया किसी विल या कोडिसिल में ताकि एग्जीक्यूट कराया जा सके पर्टिकुलर सेटलमेंट। तो यहाँ ही हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना चैप्टर नंबर 3 करेंगे और डोंट वरी मैं ये एक्ट कंप्लीट करा दूंगी आपका एग्जामिनेशन से पहले। आपका बस एक काम है कि आप मल्टीपल रिवाइज कीजिए, स्पीड फास्ट कीजिए, स्पीड स्लो कीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, बस इसको मल्टीपल टाइम सुनिए, आपका काम हो जाएगा। ये आपका काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड, दिस इज एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।